हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम हमारा चैप्टर नंबर 10 जहाँ पर हमने अभी तक के अपना हाफ पोर्शन ऑफ द चैप्टर हमने कवर कर लिया है, जहाँ पर हमने देखे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आज जो हमारा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो टोटली अपोजिट है टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज अ लाइट जो है वो हम देखेंगे उसका रिफ्रैक्शन। लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो किस तरीके से होता है। अब मैं आपको थोड़ा कंपैरेटिवली अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। जैसे हमने जब रिफ्लेक्शन देखे थे तो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन में हो रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी एक सोर्स है जहाँ से लाइट रेज आ रही है, ट्रैवल कर रही, वो मिरर के ऊपर में या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर में, कौन सा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसे सब्सटेंस के ऊपर में जो कि ओपेक की तरह काम करता है। ओपेक का मीन्स क्या होता है, ओपेक मीन्स क्या होता है कि जो लाइट रेज को ट्रैवल नहीं कर देता दूसरे साइड में, दूसरे व्यू में, ठीक है ना। तो उसको अड़ाने का काम करेगा और उसको रिफ्लेक्ट बैक करवाता है, मतलब उसको बाउंस बैक करवाता है, ठीक है। ये देखे थे हमने रिफ्लेक्शन में, मतलब कि वहां पर जो सब्सटेंस यूज किया जाता है टू रिफ्लेक्ट द लाइट रेज इज कॉल्ड एज ओपेक। अब जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में जो सब्सटेंस यूज करते हैं हम वो होता है ट्रांसपेरेंट। वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। अब ट्रांसपेरेंट का जो मीनिंग है ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेसन ही आपको समझाया था, फिर भी एक बार हम अभी समझ लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर आप जब रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो पूरा आपको काम आने वाला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का, मतलब कि ट्रांसपेरेंट सरफेस का, है ना। तो ट्रांसपेरेंट सरफेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द सरफेस और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच द रे ऑफ लाइट कैन बी पास्ड और द सब्सटेंस विच अलाउ द लाइट रे टू बी पास थ्रू देम। मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अलाउ करते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक ऐसा मीडियम हम बोल सकते हैं उसको, है ना, एक ऐसा मीडियम जो लाइट रेज को अलाउ करता है कि वो परमिशन देता है कि वहां से लाइट रेज जा सके, पास हो सके, और पास होने के बाद में हम उसको प्रॉपरली अपने नेकेड आई से देख भी सकते हैं। उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसपेरेंट मीडियम बोल सकते हो। अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्ड आगे से मीडियम, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऐसा नहीं, हम यूज करेंगे यहाँ पर वर्ड मीडियम फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है एक्चुअली, रिफ्रैक्शन जो है उसमें ट्रांसमिशन ऑफ रे ऑफ लाइट होता है। ट्रांसमिशन मीन्स, ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है कि एक मीडियम से लाइट रे जो है वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगे। समझ में आया, एक मीडियम से जो लाइट रे है वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगे, उसको बोला जाता है दोस्तों ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रेज। समझ में आ रहा है। उसके बाद में ट्रांसमिशन जो है वो ऑकर होता है, साथ ही साथ में वो जो लाइट रे है वो आपको अभी पता है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा जो लाइट है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना। जहां तक कि अगर हमने देखे हैं तो लाइट क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वहां पर एक सर्टेन एंगल पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जब लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन we can say that it changes its direction because of its velocity get change। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वहां पर चेंज होती है। कब चेंज होती है, when the light transmitted from one medium to another medium, means अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेंगे बेटा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ग्लास, है ना, उसके बाद में वाटर, एयर, ऐसे मीडियम, मतलब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाना, ग्लास के मीडियम में स्लैब हो गया, लेंस हो गया, है ना। उसके बाद में वाटर मीडियम में जाना, तो वहां पर भी अब जो रे ऑफ लाइट आप स्टडी करोगे तो वो क्या होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, मतलब कि वहां पर ऑकर होता है रिफ्रैक्शन। उसी को क्या बोला जाता है एक्चुअली में, रिफ्रैक्शन। सर्टेनली ये जो आपको वर्ड दिया हुआ है रिफ्रैक्शन, इसके दो मीनिंग है। इसका है चेंज द डायरेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन होता है एक मीनिंग इसका, हाँ। और दूसरा जो है वो है एक्चुअली में इसको हम बोलेंगे बेंडिंग। एक प्रकार से क्या बोलेंगे, बेंडिंग। मतलब रिफ्रैक्शन का दूसरा मीनिंग क्या है कि बेंडिंग है। लाइट रे जो है वो ट्रैवल करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में, when the ray of light
travels from one transparent medium to another transparent medium, then we can say that there is a change in the direction of the light ray, that is there is a bending of the light ray which is called as a refraction of light. उसी को हम क्या कहेंगे? Refraction of light. Got it completely? Okay. Then after उसके बाद में अभी आपको अगर मैं बात करूंगा ट्रांसपेरेंट मीडियम की, तो आपको दो प्रकार के ट्रांसपेरेंट मीडियम हम जनरली देखते हैं। एक होता है एयर, एक होता है ग्लास, वाटर, है ना। वैसे तो बहुत से लाइक केरोसिन भी है ना। केरोसिन के बाद में आपको आगे में टेबल दिया होगा। केरोसिन के बाद में हम देखते हैं कि जनरली अगर मैं बात करूंगा आपके इसकी, तो क्वार्ट्ज है, आइस है ना। आइस, अल्कोहल, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है? एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम है जहां से रे ऑफ लाइट क्या होती है? ट्रैवल करती है। समझ में आया? मतलब इन मटेरियल में से रे ऑफ लाइट क्या करेंगी? ट्रैवल करेंगी। और जब वो अपना मीडियम चेंज करती है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है, मतलब वो अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जाने के चांस है, ठीक है। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पर ऑकर होता है डायरेक्शन में चेंज उसके। समझ में आ रहा? वहां पर क्या ऑकर होता है? डायरेक्शन में चेंज। और वो जो डायरेक्शन है वो कहां पर दिखेगा? एट द बाउंड्री ऑफ वन मीडियम एंड अनदर मीडियम। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये है एयर मीडियम और ये है, इसके नीचे है ग्लास मीडियम, ठीक है। तो ये एयर मीडियम और ग्लास मीडियम को डिफरेंशिएट करने वाला जो एक बाउंड्री है वो है ये लाइन है ना। ये लाइन इसको डिफरेंशिएट करती है। इस लाइन को ही बोला जाता है बाउंड्री, और ये बाउंड्री में ही होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ऐसे ये ऐसे जाएगा, ऑब्लिकली आ रहा तो ऐसे चेंज करता अपनी डायरेक्शन। ये आपका फिर वो है, वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कि सीधे में जब वो ट्रैवल करती है तो क्यों वो स्ट्रेट जाती है, ठीक है। चलो, तो ऐसे कॉज होता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में चेंज इन डायरेक्शन कब होगा? जब कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली उस बाउंड्री पे, मतलब दो मीडियम के बाउंड्री पे जब इंसिडेंट होती है तो वो वहां पर कॉज करती है चेंज इन डायरेक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए बनाया। देखो, ये है आपका कंप्लीटली खाली जो प्लेस है, ये है आपका एयर मीडियम। वहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलेंगे इसको, ठीक है। बाद में देखते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। चलो, ये है आपकी रे ऑफ लाइट। ये क्या हो रही है? ये हो रही है इस ग्लास मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट, है ना। पहले वो एयर मीडियम में थी। एयर मीडियम में ट्रैवल होने के बाद में वो क्या हो रही है? वो आ रही है इस ग्लास के सरफेस के ऊपर में। ग्लास के सरफेस के ऊपर में आने के बाद में वो एट सर्टेन एंगल क्या हो रही है? बेंड हो रही है, मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर हम देखेंगे तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से जाने वाला था, है ना। जो ओरिजिनल डायरेक्शन रहने वाला था इस रे ऑफ लाइट ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन वो सर्टेन एंगल में उसने क्या कर दी? उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है उसकी। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो जो ट्रैवल करती है तो उसका मीडियम चेंज होने पे उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, और उसी डायरेक्शन के चेंज होने को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी डायरेक्शन के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। द फेनोमेनन इन विच लाइट रेज कम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली का मीनिंग क्या बताया मैंने? स्लैंटिंग, तिरछा, है ना। तो उसको बोला जाता है, वहां पर क्या बोला जाएगा? उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर डेफिनेशन अगर देखेंगे तो देखो, द फेनोमेनन इन विच द रे ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है, देखो ना। फिर यहाँ से भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल हो रही है, फिर से वो इस बाउंड्री में आ जा रही ग्लास के, फिर से वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है एट सर्टेन एंगल, और फिर से वो किस में आ रही है? एयर में। इसको बोला जाएगा डबल
बोलेंगे रिफ्रैक्शन, मतलब ऐसा एक फिनोमेनन, ऐसा एक फैक्ट जहां एक रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट होती है, दैट मीन्स इट चेंजेस द डायरेक्शन, इट बेंड द डायरेक्शन, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अब वो नॉर्मल क्या होगा हम बाद में देखेंगे। इट द लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कॉज व्हाइल रे ऑफ लाइट traveling from one medium to another medium, then we can say that there is a refraction of light, मतलब कि जब कोई एक रे ऑफ लाइट या नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है और वो जो ट्रांसमिट हो रही है तो वहां पर वो कॉज करती है चेंज इन देयर डायरेक्शन, इट मींस वहां पर कॉज होता है बेंडिंग। उस फेनोमेनन को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्लिकली है, मतलब एंगल फॉर्म कर रही है। उसके साथ में उसका हो रहा है बेंडिंग, मतलब चेंज इन डायरेक्शन, तो यहाँ पर हो गया रिफ्रैक्शन। उसके बाद में रिफ्रैक्शन होने के बाद में फिर से रिफ्रैक्ट हो गई तो दूसरे मीडियम में चलेगी। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है, मतलब ट्रांसमिट होती है, उस ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को ही बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को ही बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें पढ़ना है इंसिडेंट रे, हमें पढ़ना है वहां पर रिफ्रैक्टेड रे, हमें पढ़ना है वहां पे नॉर्मल, है ना। तो वो पढ़ने से पहले हम आपके टेक्स्ट बुक में कुछ डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं। ओवरलुक करने का मतलब क्या है कि देखो वहां पर बोल रहा है कि लाइट सीम्स टू द ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब कि जो भी लाइट होती है वो हमें ऐसी दिखाई देती है कि वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। आपको क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो क्या होगा। अभी हमने बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वहां पर ऑकर होता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, मतलब कि वहां पर ऑकर होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब हम बोलेंगे द लाइट रे ट्रांसमिट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कॉजिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद में डज इट स्टिल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन और चेंज इट्स डायरेक्शन। आपको और एक क्वेश्चन पूछा कि जब उसका रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें उसका डायरेक्शन चेंज होता है कि वो स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करती जिस लाइन में उसने शुरू किया था जाना। सो उसका आंसर आएगा नो, इट डजंट फॉलो द स्ट्रेट पाथ, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। वो क्या करती है खुद की डायरेक्शन चेंज करती है। आपको दिख भी रहा है बेटा कि यहाँ पर इसका अगर ओरिजिनल अगर पाथ देखेंगे तो हम उसको इस प्रकार से शो करें डॉटेड लाइन से, लेकिन एक्चुअली में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। इसीलिए मैंने बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस क्या है एक्चुअली में, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑकर्स और अ बेंडिंग बोल सकते हैं उसको, मुड़ना एक प्रकार से बेंडिंग उसको। ठीक है, वी शैल रिकॉल सम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर अभी कुछ आपको एक्सपीरियंस दिए हुए हैं डे टू डे लाइफ में कैसे क्या एग्जांपल्स हमें देखने मिलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो मैं चाहता हूँ कि जो ग्लास स्लैब वगैरह है उसके बाद में जितने भी वहाँ पर पेंसिल वगैरह से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, आप खुद से पढ़ो उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, वो सारी चीजें आप खुद से करो। आप उसको हमने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, अब उसमें किस तरीके से वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर होता है वही सारा आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि वो सारी चीजें आप पढ़ो, आप उसमें से निकालो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रिफ्रैक्शन क्या होता है। बस वही आपको वहां पर दिया होगा कि इस प्रकार से वो ऑब्लिकली, मतलब अलग अलग पोजीशन में अगर हम पेंसिल को रखते हैं तो जो रिफ्रैक्शन है वो किस तरीके से दिखता है, हमें साइज कैसे इंक्रीज होता है ना, ये सारी चीजें वहां पर बोली गई है। ठीक है, हम वहां पर अगर एक्सपेरिमेंट जो आपको बोला है तो हम वो देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब। आपको जो वो एग्जांपल दिए हुए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंट्रो में वो दिए हुए हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वही समझाने के लिए, और वो हमने अभी ही समझ लिए। तो आपको अभी हम देखेंगे कि जो रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब, मतलब एक रेक्टेंगुलर स्लैब जो होता है, एक ग्लास स्लैब, मतलब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो आपको पता ही है, एक प्रकार से हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर शेप की जो एक ऐसी मार्बल टाइप के टाइल वगैरह जो बोलेंगे वो पकड़ लेंगे उसकी। तो वो जो स्लैब है वो ग्लास की स्लैब लेना है ना, और उसमें से हमें समझना है कि फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो मैं वो अभी आपके टेक्स्ट बुक में कुछ पूरी थियरी वगैरह दी हुई है, मैं क्या कर रहा हूँ उसको
डायग्राम के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस टॉपिक को डायग्राम के बेसिस पे कंप्लीटली समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं डायग्राम के बेसिस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से रहेगा वो, लेकिन इसको डबल से करते हैं। वो जो आपकी एक्टिविटी है उसको हम डबल से करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको लेना है एक रेक्टेंगुलर स्लैब, तो चलिए हम बनाते हैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब। सबसे पहले ये बन गया अपना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो कि ट्रांसपेरेंट रहेगा, एक मीडियम का काम करेगा। दूसरा रहेगा आपका एयर मीडियम, मतलब कि दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्योंकि वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसफर होती है ना, अनदर मीडियम ट्रांसमिट होती है। कौन? रे ऑफ लाइट, तो उसका लेंगे। अब क्या बोले हैं वहां पे, अब क्या बोले हैं कि हमें जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, एयर मीडियम से पास हो रही है ग्लास मीडियम में। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको जो एक्सपेरिमेंट है उसकी थ्योरी आपको आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है। इन फिगर 10.10 a ray EO is obliquely incident on the boundary of the or a surface of the AB, then it is called as a incident ray. O dash is refracted ray OH। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वो रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। वहां पे हम नॉर्मल भी कंसीडर करेंगे, वहां पर हम इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सब देखेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो तो अभी देखो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने बना दिया एक एयर मीडियम, एक ग्लास मीडियम। अब क्या हो रहा है, अब एक रे है इंसिडेंट रे, जिसको जो कि एयर मीडियम से ऐसे ऑब्लिकली क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है इस सरफेस के ऊपर में, जिसको हम नाम दे देते हैं AB। इसको हम नाम दे देते हैं AB। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का डेफिनेशन आपको पता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, आपने मिरर में देखे थे नॉर्मल का मीनिंग कि सरफेस को क्या है, वो परपेंडिकुलर होता है। वहां पर पोल वगैरह होता है ना, वहां पर यहाँ पर क्या रहेगा, दो बाउंड्री जो रहेंगी दो मीडियम के बीच में, वहां पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल। उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इसको मैं दे देता हूँ पॉइंट O, और यहाँ पर इसको नाम देता हूँ C। इसको क्या नाम दे देता हूँ मैं, C। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा पॉइंट O से, जहां पर जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, मतलब कि जो रे ऑफ लाइट एयर मीडियम से ट्रैवल कर रही है अलोंग द स्ट्रेट पाथ, वो इंसिडेंट हो रही है पॉइंट O के ऊपर में। ठीक है ना, अब जब ये पॉइंट O के ऊपर में इंसिडेंट होंगी तो उसकी जो एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो होना चाहिए था, ये रे ऑफ लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन होना चाहिए था इस तरीके से, ये होना चाहिए था इस रे ऑफ लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब कि जब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कॉज होता है उसका डायरेक्शन में चेंज, है ना। वहां पर क्या कॉज होता है, उसके डायरेक्शन में चेंज। तो वो एक एट सर्टेन एंगल, वो जो रे ऑफ लाइट है वो एट सर्टेन एंगल क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। वो क्या होंगी, वहां पर ऐसे रिफ्रैक्ट होंगी, इस तरीके से ऐसे रिफ्रैक्ट होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा, इस तरीके से वो रिफ्रैक्ट होंगी। तो इसको हम बोलेंगे रे D। ठीक है, मतलब कि CO, C से लेके O तक के रे आ रही है, मतलब CO रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है पॉइंट O के ऊपर में, और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कॉज हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहां पर क्या कॉज हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, वहां पर क्या कॉज हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है, अब आपके जो टेक्स्ट बुक में आपको डबल रिफ्रैक्शन भी समझाया है, लेकिन हम उसको बाद में देखते हैं। जरा पहले सिंपल रिफ्रैक्शन कैसे कॉज होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो ये जो रे रहेंगी, ये रहेंगी रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे एट सर्टेन एंगल। देखो ये डॉटेड लाइन क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन रहना चाहिए था किसकी, रे ऑफ लाइट की। लेकिन जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वहां पर उसका रिफ्रैक्शन कॉज होता है, मतलब कि उसके डायरेक्शन में चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला आपका ये जो परपेंडिकुलर है इस सरफेस को, उसको बोला जाता है नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ और सरफेस ऑफ द वन
वन मीडिया ऐसा भी हम बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे उसका नॉर्मल। उसको क्या बोलेंगे? उसका नॉर्मल। समझ में आ रहा है? उसके बाद में नॉर्मल के बाद में हमको देखना है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, हमें देखना है रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है ना? हमें समझना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, और हमें समझना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो एक एक करके मैं पूरी टर्म समझा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले अपन डिफाइन कर देते हैं नॉर्मल को। सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं नॉर्मल को। नॉर्मल क्या रहेगा? द परपेंडिकुलर लाइन which is drawn on the boundary of two transparent medium। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन विच इज ड्रॉन ऑन द बाउंड्री ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये इस पे उसको क्या करेंगे? हम ड्रॉन करेंगे। उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे, सेकंड क्या है? इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे किसे बोला जाएगा? ये सब आपने पढ़े, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे पढ़े थे, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा, है ना? द इंसिडेंट रे किसे बोलेंगे? ये लाइन जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो जब तक कि उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, जब तक कि उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता तब तक कि वो कौन सी रे रहेंगी? इंसिडेंट रे। मतलब कि वो इंसिडेंट होगी तो क्या बोलेंगे? द रे ऑफ लाइट which is traveling, which is incident on, ऐसा लिखेंगे, which is incident on the boundary of two transparent mediums called as incident ray and refracted ray क्या रहेगा? the ray of light रिफ्रैक्टेड रे क्या रहेगा? ये जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें मिलती है, the ray of light which is formed by the refraction of light is called as refracted ray। the ray of light which is formed आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वहां पर रिफ्रैक्शन कॉज होता है, तो द रे ऑफ लाइट व्हिच इज फॉर्म आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं। हम जनरल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये जो आपका इंसिडेंट रे है ये फॉर्म करता है एंगल विद द नॉर्मल। जब वो ऑब्लिकली, वो जो इंसिडेंट रे है वो जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को स्ट्राइक करती है तो उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि वो एंगल रहेगा द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एन एंगल बिटवीन आपने वो जब आप एग्जाम अपने नोट्स वगैरह तैयार करोगे या फिर जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको लॉन्ग इसमें लिखना है आपको, ठीक है ना? आपको लॉन्ग इसमें लिखना है। एन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट
क्या बोलेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोला जाएगा, एन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है। और ये जो दो एंगल्स है ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, बस एक ही समय में वो इक्वल होते हैं जब वो परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल के पोजीशन, नॉर्मल के डायरेक्शन में जब क्या होती है, लाइट रे एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तभी जाके वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 0 डिग्री रहता है, मतलब कि वो नॉर्मल रहता है, मतलब कि इक्वल रहता है। ठीक है, बाकी समय में नहीं, बाकी समय में वो क्या रहेगा, कम ज्यादा ही रहेगा एक दूसरे से। ठीक है ना, तो अब कम ज्यादा ही रहेगा। तो ये कुछ टर्म्स है, ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में एक चीज ध्यान में रखना, ये जो रे ऑफ लाइट है वो ऑब्लिकली वहां पर इंसिडेंट होती है, जो इंसिडेंट रे है वो ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है। अब आपके एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, ये तो समझ में आ ही गया। अब ये जो रे ऑफ लाइट है दोस्तों आपके एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये आपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी कर लो फटाक से, अभी फट से याद कर लो इसको, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे भी देख सकते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, क्लास लैब में, वहां पर डबल रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, मतलब कि एक ये पॉइंट पे। अब दूसरी क्या होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है इसकी होती है कुछ ना कुछ वेलोसिटी, मतलब कि उसकी होती है स्पीड, तो वो जो रे ऑफ लाइट है उसकी स्पीड में चेंज आता है, लेकिन पूरी की पूरी स्पीड कम हो जाती है, ऐसा है क्या, नहीं। तो वो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करेंगी, अब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ट्रैवल करेंगी उसी मीडियम में, समझ में आ रहा है, उसी मीडियम में वो ट्रैवल करेंगी। जब वो उस मीडियम में ट्रैवल करती है दोस्तों, तो वहां पर वो फिर से ऐसे बाउंड्री में पहुंच जाती है जहां पर ग्लास का स्लैब और एयर इसके बीच में एक बाउंड्री बन जाती है, मतलब ये, इसको हम नाम दे देते हैं अभी, अब ये सी डी तो दे दिए, इसको चेंज कर देंगे एम और पी से, इसको हम चेंज कर देंगे एम और पी से, और इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ग्लास स्लैब को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब ऐसा, अब यहाँ पर भी हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, यहाँ पर भी हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल मीन्स अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम्स, है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि बाउंड्री को क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो है आपका ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब में से जो रे ऑफ लाइट है जो रिफ्रैक्टेड थी वो हमें एक्ट करेंगी एज अ इंसिडेंट रे। कब, जब वो ग्लास स्लैब में से फिर से एयर मीडियम में आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है, जब ग्लास स्लैब में से, ग्लास के स्लैब में से एयर मीडियम में जब आपकी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एक्ट होती है एज अ इंसिडेंट लाइट। क्या होती है वो, इंसिडेंट लाइट, रे ऑफ लाइट के तौर पे एक्ट करती है। और यहाँ पर फिर से क्या होगा, यहाँ पर फिर से कॉज होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मीडियम का चेंज हो रहा है। और हमारा फेनोमेनन क्या है कि रे ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देयर इज ऑकरेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट जा रही है, ट्रैवल कर रही है, इसका मीनिंग है कि वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो रे ऑफ लाइट अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करेगी, वो कुछ इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वो ट्रैवल करेंगी, मतलब कि अब ये बन जाएंगे एज ए इंसिडेंट रे, और ये फिर से हो जाएंगी रिफ्रैक्टेड रे, ये फिर से क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्टेड रे। ये ध्यान में रखना, तो आप बार बोलोगे सर यहाँ पर भी रिफ्रैक्टेड लिखे, यहाँ पर भी रिफ्रैक्टेड लिखे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इस इंसिडेंट रे की वजह से बनी, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे इसको बोले हमने, वो जो रिफ्रैक्टेड रे वो एक्चुअली इस इंसिडेंट रे की रिफ्रैक्टेड रे है। समझ में आ रहा है ऐसे। अब यहाँ पर भी क्या फॉर्म होंगे, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एंगल I1 दे दो, इसको दे दो एंगल R1, ठीक है, इसको दे दो एंगल
I1, इसको दे दो एंगल R1, शायद से दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ का एंगल ऐसे लिखता हूँ I1, समझ में ऐसे लिखना नहीं है कभी आपने, लेकिन मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के आपको समझाने के लिए, ठीक है। I1 और ये R1, अब ये जो I1 है ये एंगल रहता है इस I को, सॉरी इस R को, ठीक है, और ये जो I है ये इसको इक्वल रहता है, अब क्योंकि मीडियम वहां पर सेम एयर है, ठीक है ना। तो ऐसे अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है आपका डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम का, वो थोड़ा बाद में देखते हैं। बस आपको मुझे ये समझना था कि डबल रिफ्रैक्शन कैसे कॉज होता है, समझ में आ रहा, मतलब कि उस रे ऑफ लाइट की जो है कुछ वेलोसिटी रहती है, कुछ उसका वहां पर स्पीड रहता है, वो स्पीड के कारण वो फिर से ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब यहाँ पर भी ग्लास से वो आएंगे एयर में, सबसे पहले क्या हुआ, एयर से ग्लास मीडियम में, वहां पर उसने रिफ्लेक्शन कॉज की, मतलब सर्टेन एंगल पे वो बेंड हो गई, है ना। आफ्टर दैट वही रिफ्लेक्टेड रे फिर से वो चेंज हो गई, उसने मीडियम चेंज कर दी, वो ट्रैवल कर रही तो, और वो ट्रैवल जब होगा लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट जब ट्रैवल होगी तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि वहां पर सर्टेन एंगल पे रिफ्लेक्शन कॉज होता है, समझ में आ रहा। तो ये रहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब। आई थिंक वहां पर आपको भी कुछ लॉज वगैरह भी समझाया है कि वहां पर बोला यू मे ऑब्जर्व दैट एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, OH। हाँ ये देखो क्या बोल रहे हैं आपको, टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला है कि ये जो आपकी रे है OMO, और इसको नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर पॉइंट को नाम दे देते हैं P तो दे दिए, इसको नाम दे देते हैं O डैश, और इसको नाम दे देते हैं P डैश, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं A डैश, O डैश और M डैश दे देते हैं, M डैश दे देते हैं, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला है कि ये जो आपकी रे OA है या फिर रे OM हम बोल सकते हैं, MO, रे MO इज पैरेलल का हम सिंबल ऐसा शो करेंगे, पैरेलल टू रे O डैश M डैश, किसको वो पैरेलल है बोले, रे O डैश M डैश को, मतलब कि जो एयर मीडियम में इंसिडेंट रे थी वो पैरेलल रहेंगी रिफ्रैक्टेड रे को, जो कि कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, फिर से समझ में आ रहा है। वो बोला है वहां पर कि जो आपका इंसिडेंट रे है एयर मीडियम का वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे में, जो कि एयर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे वहां पर कॉज तैयार हुई है, उसको क्या है, पैरेलल रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट है वो अपोजिट सरफेस पे, अपोजिट फेस पे हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल ये जो फेस है ये इसको बिल्कुल अपोजिट है, ये अलग मीडियम बन गया है, ये जो मीडियम है और ये जो मीडियम है ये सेम है, और बिल्कुल अपोजिट फेस पे दोनों मीडियम एक दूसरे के अपोजिट, इस वजह से वहां पर जो ये दोनों रे ऑफ लाइट है ये क्या होती है, इक्वल रहती है। ये ध्यान में रखना है आपने, हाँ समझ में आ रहा है, ये ध्यान में रखना है। इसीलिए यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है वो भी इक्वल होता है एक दूसरे का, समझ में आ रहा है। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड और एंगल ऑफ इंसिडेंस कब इक्वल रहता, जब एयर टू एयर मीडियम में जब लाइट इंसिडेंट करती है और रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। तो चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आपको डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर में है, लेकिन उसके पहले आपको दिए हुए हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या दिए हुए हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वो हम समझते हैं अभी। ये हो गया पूरा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट। उसके पहले जो है हम थोड़े से रेयरर और डेंसर मीडियम समझ लेंगे, और उसके बाद में देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो अभी हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मीडियम मीन्स क्या है। जनरली अगर हम देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, लाइक एयर, वाटर, केरोसिन, क्वार्ट्ज, जो मैंने लिखा था इसके पहले, है ना, इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर भी ये जो अलग अलग मीडियम होते हैं इनके भी अलग अलग डेंसिटीज होती है दोस्तों। डेंसिटी होने के साथ साथ यहाँ पर डेंसिटी मीन्स क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उनकी क्या होता है, एक पर्टिकुलर मास होता है, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो हर एक सब्सटेंस की या हर एक मीडियम की हम यहाँ पर बोलेंगे डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी अलग अलग है तो वो एज अ मीडियम, एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, उनका नेचर भी डिफरेंट रहता है। मतलब कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जो ऑप्टिकली डेंसर होते हैं, और कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जो उसके कंपैरिजन में ऑप्टिकली रेयरर होते हैं। अब
हमें मीडियम्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका लाइट रे है वो ट्रैवल करता है एक पर्टिकुलर स्पीड से। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट अगर देखेंगे वैक्यूम में, मतलब जहाँ पर कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट रहती वो रहती 3 × 10⁸। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे वाटर के लिए, ग्लास के लिए, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम होती है। मतलब कि जब कोई लाइट रे वहाँ से उस मीडियम से ट्रैवल करती है, वाटर में से या फिर ग्लास में से या फिर केरोसिन हो गया, है ना, इनमें से जब वो ट्रैवल करती है तो वहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो उसकी स्पीड कम होती है। मतलब कि वो वहाँ पर जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। और एयर की बात करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्लास, वाटर, केरोसिन। और वहाँ पर जो आपका रे ऑफ लाइट है, मतलब कि जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम होता है, तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट पर भी ही डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो हम वहाँ पर जो है ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर इसको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। जो लाइट रे ट्रैवल करती है उसकी क्या स्पीड होती है, उसके स्पीड के बेसिस पे हम कैसे कैसे उसके स्पीड में चेंज आता है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को। देखते हैं कैसे। देखो, a medium in which the speed of light is more is called as the optically rarer medium। मतलब एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा है, मतलब कि उसे बोला जाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। समझ में आ रहा? मतलब ऐसा मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट, क्या बोल रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ज्यादा है, उसे बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब ज्यादा है मतलब कि लाइक हमने यहाँ पर एग्जांपल क्लियर करे एयर का। अब एयर का जो है ये भी जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर एंड ग्लास। वाटर एंड ग्लास के कंपैरिजन में एयर का जो मीडियम है ये क्या है, ये है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये कैसा है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। मतलब यहाँ पर जो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट रहेंगी वो ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास, ठीक है। उसके बाद में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, बिल्कुल उसके अपोजिट। और मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, मतलब कि कम, मिनिमम। अब ये मिनिमम एकदम मिनिमम नहीं, तो पर्टिकुलर मीडियम के लिए उसकी स्पीड ऑफ लाइट सेपरेट रहेगी उस मीडियम में, है ना। जैसा वाटर के लिए जो है वो रहेंगे 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, है ना। इस प्रकार से ये वाटर के लिए है। ऐसा एक जो आपको मैं टेबल जो है वो भी आपको लिखवा कर दूंगा अगले क्लास में। उस टेबल में आपको दिया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आई थिंक आपको नहीं दी है, वो आपको वो भी लिखवा कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे वाटर की अगर हम बात करेंगे तो वाटर की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रहती है 2.2 × 10⁸ मीटर/सेकंड वाटर में, ठीक है, ये रहती है वाटर में। और वही अगर हम बात करेंगे वैक्यूम की, जहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट रहती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। समझ में आ रहा है? तो ऐसी जो ये स्पीड ऑफ लाइट है ये चेंज होती रहती है, किसमें, मीडियम में। तो देखो ना, वैक्यूम जो है ये एक्ट करेगा एज अ रेयरर मीडियम और वाटर जो है वो एक्ट करेगा एज अ डेंसर मीडियम। मैं ये आपको लिख कर दे दूंगा या फिर आपको इसका जो एक फोटो क्लिप है वो आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है, जिसमें अपन जो स्पीड ऑफ लाइट से अलग अलग मीडियम में वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। चलो, अब ये आपको समझ में आया ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर, ये समझ में आ गया। अभी स्पीड ऑफ लाइट अगर कम है तो डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा है तो रेयरर मीडियम। समझ में आ रहा है? ऐसे अब डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो जो ग्लास है ये ऑप्टिकली डेंसर होता है देन द मीडियम ऑफ एयर एंड वाटर। मतलब कि अगर हम बात करेंगे ग्लास की तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो और कम हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर एंड ग्लास, मतलब 2.25 से भी कम हो जाएंगी, किसमें, ग्लास में। तो उसको बोला जाएगा ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली जो रेयरर मीडियम है वो अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एयर टू ग्लास लेते हैं तो एयर रहेगा एज अ ऑप्टिकली रेयरर और जो ग्लास रहेगा वो रहेगा एज अ ऑप्टिकली डेंसर। अगर हम ग्लास टू एयर लेते हैं तो वही, अगर एयर टू वाटर भी लेते हैं तो सेम वही, केरोसिन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर तो सेम वैसा ही, डेंसर रेयरर का फर्क समझ में आ रहा।
ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। लाइक ये ग्लास है और ये एयर है। यहाँ पर ये है डेंसर मीडियम, हमको दो कंडीशन याद रखना है, और एक है रेयर मीडियम। ठीक है, तो अभी जो डेंसर और रेयर है इसमें क्या फर्क है अपने, ठीक है, डेंसर और रेयर के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो अगर ये मैं थोड़ी इधर लिख देता हूँ डेंसर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, फर्स्ट रूल क्या याद में रखना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई इंसिडेंट रे है या मतलब रे ऑफ लाइट है जो पास हो रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। बेंड्स का मीनिंग वहां पर डायरेक्शन कैसी होगी उसकी, चेंज टुवर्ड द नॉर्मल। मतलब मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, ये आपका नॉर्मल एन, ये आपका ऐसे यहाँ पर, फिर ये आपकी रे ऑफ लाइट जो है ये आ रही है इस पोजीशन में, इस प्रकार से जाएंगे तो ये इस तरीके से जाने वाला, लेकिन इसका क्या होता है, इसका होता है रिफ्रैक्शन और ये होती है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये क्या होती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। टुवर्ड द नॉर्मल मींस नॉर्मल के करीब, नॉर्मल की ओर, ऐसा उसका मीनिंग होता है टुवर्ड द नॉर्मल। वही अगर हम बात करते हैं रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर देखो ये आपकी रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयर में ऐसे, तो वो तब क्या होंगी, जब डेंसर से रेयर में जाएंगी तो रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है वो मतलब उसकी जो बेंडिंग है वो चेंज होंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ऐसा एक अगर हम देखेंगे तो वो कैसे होना चाहिए था, इस पोजीशन में जाना चाहिए था उस लाइट में, बराबर है, लाइट ने ये पोजीशन में जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या होती है, वो होती है बेंड, और बेंड होके वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मीनिंग नॉर्मल से दूर, समझ में आ रहा है ये। और वहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बड़ा रहता है, मैक्सिमम रहता है, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम रहता है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है तो वो बेंड होता है वहां पर, ठीक है ना, वही मैंने लिख कर भी दिया। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है टुवर्ड द नॉर्मल का फर्स्ट वाले फिगर में, और ये है सेकंड। अब सेकंड में क्या कंडीशन है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर एक लाइट रे है जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होता है, बेंड होता है, मतलब कि ये देखो डेंसर से रेयर में, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल, इससे दूर, समझ में आ रहा है इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है, अगर नॉर्मल कोई परपेंडिकुलर अगर रे ऑफ लाइट है तो वो सीधी डायरेक्शन में आती है, मतलब कि ये जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है डेंसर और ये है रेयर मीडियम, और ये आपके नॉर्मल की पोजीशन में अगर आपकी रे ऑफ लाइट है तो उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो नॉर्मल के साथ में विदाउट चेंजिंग द पोजीशन वो डायरेक्ट एंटर करती है रेयर से डेंसर में। कब, एक्सेप्शनल केस है, फॉर द नॉर्मल ओनली, ठीक है ना। चलो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में अभी हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी क्या देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी तक के हमने देखे थे ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलो अभी जैसा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये पढ़े, साथ ही साथ में हमने पढ़े इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है ना। तो इनका कहीं ना कहीं पे रिलेशन जो है या इनसे रिलेटेड जो लॉज है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कि जो इंसिडेंट रे होता है, हाँ इंसिडेंट रे वगैरह ये लॉज वगैरह पढ़ने से पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ के लिए जो प्लेन क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। प्लेन मीन्स क्या होता है, अभी प्लेन एक्चुअली फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे तो दो प्रकार के प्लेन होते हैं दोस्तों। एक रियल प्लेन होता है, जैसे कि अगर हम लेंगे प्लेन
ऑफ पेपर या फिर एक पर्टिकुलर जिसकी एक्सिस, दो एक्सिस में वो बटा हुआ होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। प्लेन एक्चुअली क्या है, जिसकी टू एक्सिस होती है फ्रॉम द ओरिजिन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको बोला जाता है प्लेन। साथ ही साथ में कोई इमेजिनरी भी रह सकता, या फिर हम प्लेन ऑफ पेपर अगर समझने के लिए कंसीडर करते तो हम प्लेन ऑफ पेपर लेते हैं, तो वो प्लेन ऑफ पेपर से रिलेटेड है आपका फर्स्ट एग्जांपल कि सेम प्लेन में सभी रेस प्रेजेंट होती है, ऐसा उसने बोला है फर्स्ट लॉ में, इसीलिए हम वहां पर उसको समझ रहे हैं। ठीक है, देखो द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोल रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस at the point of incidence all lie in same plane। वो आपकी इंसिडेंट रे, मतलब आप जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते तो आपको देखने मिलता वहां पर इंसिडेंट रे, फिर रिफ्रैक्टेड रे भी और नॉर्मल, तीनों भी चीजें एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कौन सा रहेगा, जहां पे नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे मीट होती है, मिलती है, इंटरसेक्ट होती है, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पर वो सभी के सभी एक ही प्लेन में रहते हैं, प्लेन मींस जिसकी एक्स और वाई डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब मैं कंसीडर कर रहा हूं अगर एक प्लेन ऑफ द पेपर, अब ये यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, ये है प्लेन ऑफ द पेपर, और यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया एक मीडियम, उसकी मैंने ड्रॉ किया एक बाउंड्री, उस मीडियम की मैंने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे एक बाउंड्री। तो क्या होगा, जो आपकी इंसिडेंट रे है, आपका जो नॉर्मल है और आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इस पॉइंट पे, मतलब कि ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों रेज एक ही प्लेन में प्रेजेंट होती है, ऐसा बोला है। अब एक ही प्लेन में प्रेजेंट होती है तो कैसे, मतलब कि उनकी जो डायरेक्शन रहेंगी वो एक्स और वाई रहेंगी थ्रू द ओरिजिन उस प्लेन की। तो उस प्लेन में वो जो आपका रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन है, वो जो कॉज होगा वो एक ही प्लेन में रहेगा। अभी मैंने यहाँ पर कंसीडर किया प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर मैंने कंसीडर किया, तो इन प्लेन ऑफ पेपर जो आपके इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन ऑफ इंसिडेंस में, एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में पाए जाते हैं, लाइक दैट। अब ये आगे में भी ट्रैवल करेंगे तो वो प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन जब वो इंसिडेंट होंगे तो वहां पर वो सेम प्लेन में, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्सिस में, दो एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में वो प्रेजेंट रहता है, ऐसा बोला जाता है। इमेजिन करो एक आपने एक पेज लिया आपने, है ना, एक पेज लिए, है ना, और यहाँ पर ये जो है आपका प्लेन ऑफ द पेपर जिसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा कि वो जो रे ऑफ लाइट है, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और उसका नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे, ऑकर होंगे, मतलब कि प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है ना, चलो ये है आपका ये है फर्स्ट लॉ, ये क्या है आपका फर्स्ट लॉ, समझ में आ रहा। उसके बाद में अगर हम देखते हैं आपके सेकंड लॉ की, ये मैं थोड़ा यहाँ पर मिटा देता हूँ। ठीक है, आपके अगर सेकंड लॉ की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ये बताता है रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दो एंगल के बीच में वो रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में वो बताता है रिलेशन। अब वो रिलेशन क्या है, तो जैसा आपने अभी, मैं ये डायग्राम को थोड़ा यहाँ पर अच्छे से बनाता हूँ दूसरी तरफ से, वो ये समझ में आ गया ना। अभी प्लेन, सेम प्लेन मीनिंग क्या होता है कि जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो इमेजिनरी भी रह सकता है प्लेन, मतलब ऐसा अभी आप अगर एयर की बात करोगे तो वहां पर कहाँ प्लेन बनाओगे, तो आप इमेजिन करना कि जब वो ग्लास के सरफेस पे, मतलब कि ग्लास आपने लिए, बाजू में पूरा एयर है, और जब रे ऑफ लाइट एक सर्टेन डिस्टेंस से ट्रैवल कर रही है, तो जब वो इंसिडेंट होती है तब वो एक ही प्लेन में रहती है, मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहती है, ऐसा उसका मीनिंग है। इमेजिनरी भी रह सकता है, ठीक है। तो ये अभी ऐसा ध्यान में रखो कि जो आप प्लेन कैसे बनता है, एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर, जिसके एक एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल और एक उसकी वाई एक्सिस होती है वर्टिकल, तो उसको बोला जाता है प्लेन, एक प्लेन बोला जाता है, समझ में आ रहा। तो उस प्लेन में जो आपका रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में, मतलब बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस वो प्रेजेंट रहेंगे।
वो वहाँ पर लाई करेंगे, मतलब प्रेजेंट रहेंगे। समझ में आया? ऐसा उसका मीनिंग है। अब हम ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके लिए थोड़ा समझ लेते हैं बाबा। यहाँ पर ये है आपका ग्लास स्लैब, ये है आपका ग्लास स्लैब। आपने बनाया यहाँ पर नॉर्मल, चलो ये स्ट्रेट ही बना डालते हैं अपन यहाँ पे। ये हो गया आपका नॉर्मल। अब नॉर्मल के बीच में हो रहा है यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर। यहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, यहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। समझ में आ गया? अभी पक्का समझ में आ गया? चलो, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बताता है आपका सेकंड लॉ, मतलब कि इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो। इसको क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला ये लॉ? कि द रेशो ऑफ, रेशो मतलब दोनों एंगल्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है? द रेशो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो क्या देता है? बोले कांस्टेंट। मतलब अगर साइन आई की वैल्यू 30 है तो साइन आर की वैल्यू अगर 60 है तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट, दैट इज 1/2। साइन आर की वैल्यू 40 है तो यहाँ पर आपका जो साइन आर रहेगा वो 80, तो ये हो जाएगा फिर से, इतना बड़ा तो नहीं लेकिन कम रहेगा इससे। ऐसा अगर रहेगा तो ये भी हो जाएगा 1/2, मतलब कि वो वैल्यू क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। वो अलग अलग वैल्यूज के लिए इनकी जो वैल्यू है ये क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होंगे, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होंगे दोनों भी, उनका अगर हम रेशो लेते हैं, तो वो रहेगा कांस्टेंट। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वो है साइन आई साइन आर। अब इसकी वैल्यू जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स में काम में आती है, तो वो गिवन रहती है। ये जो ये साइन की जो वैल्यू है आई और आर की, ये गिवन रहती है आपको आपके न्यूमेरिकल्स में वगैरह, ठीक है ना? आपके न्यूमेरिकल्स में वगैरह वो गिवन रहती है। अगर कहीं भी नहीं तो आपको फिर वो देखे रहेंगे कहीं ना कहीं, या फिर निकालने पड़ेंगे, ठीक है? चलो, तो ये इसका मीनिंग ये है कि जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कांस्टेंट रहता है। इसको क्या बोलेंगे? इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। इसको हम फिर से क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। समझ में ना? इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स, ये जो है स्नेल्स लॉ, यहाँ पर अभी आपका उजागर होता है कॉन्सेप्ट किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये जो कांस्टेंट है ना, इसको हम डिनोट करते हैं एन से, जो कि रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी कल के क्लास में। आज के लिए आपको ये जो दोनों लॉज है ये पढ़ गया है, बहुत आसान है। एक है कि जो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सेम प्लेन में ऑकर होते हैं, ये आपको पता है लाई करते हैं वो। और दूसरी चीज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का जो रिलेशन है वो बताता है। वो इस तरीके से होता है कि जो रेशो हम लेंगे किसका? साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो रहेगा कांस्टेंट। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो आपको बताता है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये पूरा पढ़ के रखो याद रख के, तो आपको रिफ्रैक्शन और इजी